नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। दिल्लीज हॉन्टेड हॉस्पिटल पहले एपिसोड में आपने सुना कि डॉक्टर प्रशांत ने अपने घर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते दिल्ली के विकासपुरी के एक पुराने हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट की जॉब के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू के दौरान हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर बत्रा, जो पहले आर्मी रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने डॉक्टर प्रशांत को अच्छी सैलरी के साथ जॉब पर रख लिया और साथ ही डॉक्टर प्रशांत को हॉस्पिटल के कुछ अजीब नियम और कानून भी समझा दिए। उन नियमों में एक नियम हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे ना जाने का था। पहली रात डॉक्टर प्रशांत हॉस्पिटल में मरीज ना होने की वजह से अपनी कुर्सी पे ही सो गए। आधी रात डॉक्टर प्रशांत पानी पीने के लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर के आखिर में लगे वाटर कूलर की तरफ जाने लगे कि तभी उनको सामने से आती एक लड़की दिखी जो मदद के लिए डॉक्टर प्रशांत को पुकार रही थी। अब आगे मैं एक हाथ से उस लड़की का कंधा पकड़े और दूसरे हाथ से स्ट्रेचर को इमरजेंसी रूम की तरफ धक्का दे ले जाने लगा। मैंने कई बार हेड नर्स पद्मिनी जी को आवाज़ लगाई, लेकिन ना पद्मिनी जी आई और ना ही उनका कोई जवाब। मैंने एक नज़र उस लड़की पे डाली तो उसका पेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो, और साथ ही उस लड़की के शरीर पर कई घाव भी थे, जैसे कि उसको किसी ने बुरी तरह से मारा और नोचा हो। मैं उसको सीधा अल्ट्रासाउंड रूम में ले गया और मशीन को स्टार्ट करके जेली उस लड़की के पेट पे लगाने लगा। मैंने उस लड़की को कंफर्टेबल करने के लिए उससे उसका नाम पूछा। लड़की ने करहाते हुए मुझे अपना नाम अंजलि शर्मा बताया। मैंने उससे प्यार से कहा, देखो अंजलि, तुम परेशान ना हो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करने जा रहा हूँ और उसके बाद तुमको जो भी तकलीफ है मैं उसको ठीक कर दूंगा। चलो, अब ज़्यादा हिलना नहीं। और ये कह के मैंने अपनी नज़र जैसे ही अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर डाली कि तभी किसी ने मेरे हाथ से ट्रांसड्यूसर को छीन लिया। ये क्या कर रहे हो डॉक्टर प्रशांत? ये कोई और नहीं, नर्स पद्मिनी थी। उनकी आंखें गुस्से में लाल हो रखी थी और मुझ पे लगभग घुर्राते हुए बोली, मैंने कहा था ना कि कोई भी पेशेंट हो उसको तुम मुझसे या डॉक्टर बत्रा की परमिशन के बिना नहीं ट्रीट करोगे। लेकिन पद्मिनी जी, ये पूरी तरह घायल है और ये शायद प्रेग्नेंट भी है, मैंने पद्मिनी जी को समझाते हुए कहा। मेरे को कुछ नहीं सुनने का है, आप जाओ बाहर, मैं देखती है। पद्मिनी जी ने अपनी आंखें दिखाते हुए मुझसे बोला। उस समय मैंने रूम के बाहर जाना ही ठीक समझा। कुछ देर बाहर इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि डॉक्टर बत्रा मेरी तरफ आ रहे हैं। मेरे चेहरे के ठीक सामने उन्होंने अपना चेहरा करते हुए धीरे लेकिन भारी आवाज में बोला, I want you, doctor, not to break the rules and follow them, but you ignored it. Now you have to pay for it. मैंने डॉक्टर बत्रा को बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर मुझसे कहा, जरा अंदर जाके अल्ट्रासाउंड चेक कर लो डॉक्टर, शायद जो तुम समझ रहे हो वो ना हो। मैं सिर्फ डॉक्टर बत्रा की बात सर नीचे झुकाए सुनता रहा। कुछ ही देर में पद्मिनी जी मेरे पास आई और गुस्से में बोली, जाके देख लो डॉक्टर, पता नहीं ये न्यू जनरेशन के डॉक्टर्स अपने को हीरो क्यों समझते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं फॉलो करना आता है। और ये कह के पद्मिनी जी रिसेप्शन एरिया की ओर चली गई। मैं रूम के अंदर गया। अंजलि भी अपने पेट को पकड़े दर्द से करहा रही थी। मैंने उससे कहा, अंजलि, मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करने जा रहा हूं, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर से अंजलि के एब्डोमेन पे जेल लगाया और अल्ट्रासाउंड शुरू किया। कई बार ट्रांसड्यूसर को अंजलि के पेट पे घुमाने के बाद मेरी नज़र स्क्रीन पे जम गई। मैं हैरान था, स्क्रीन पे मुझे अंजलि के पेट की बाईं तरफ कोई पॉइंटेड नुकीला टुकड़ा दिख रहा था, लेकिन जब अंजलि के पेट को देखता तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी अप्रेंटिसशिप में कई सारे अल्ट्रासाउंड किए थे, लेकिन ये मेरी समझ के बाहर था। मैंने अपने आप को समझाते हुए कहा कि ज़रूर अल्ट्रासाउंड मशीन में ही कुछ गड़बड़ होगी,
कि तभी मेरी नज़र रूम में लगी खिड़की के ग्लास पे पड़ी। ग्लास पे मैंने अपनी और अंजलि की रिफ्लेक्शन देखी, जिसे देख के मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया और मेरे हाथ से अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर छूट के नीचे गिर गया। ग्लास के रिफ्लेक्शन में अंजलि खून से लथपथ थी और उसके पेट में कोई चाकू घुसा हुआ था और अंजलि मुझे घूरे जा रही थी, जबकि असल में अंजलि आधी बेहोशी की हालत में मेरे सामने आंखें बंद कर लेटी हुई थी। मैं तुरंत रूम से मदद करने बाहर भागा। मैंने नर्स पद्मिनी और डॉक्टर बत्रा को मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन ना कोई मेरी मदद के लिए आया और ना ही किसी की आवाज। मैंने दोबारा रूम में जाके अंजलि को देखा तो अंजलि को बेड पे ना पाके मैं और परेशान हो गया। मैंने पूरे अल्ट्रासाउंड रूम को छान मारा, लेकिन अंजलि का कोई नामो निशान नहीं था। मैं जितना हैरान था उतना ही ये सोच के परेशान था कि जो कुछ समय पहले मैंने देखा वो सच था या मेरा कोई वहम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं इसी उधेड़-बुन में वापस से अपने क्यूबिकल में जा बैठा। मैंने खुद को दिलासा दिया कि सुबह की अप्रेंटिसशिप के बाद यहाँ नाइट शिफ्ट करने की वजह से और डॉक्टर बत्रा के अजीब रूल्स की वजह से मुझे थकावट हो गई है और मुझे वहम हो रहा है। मैं जिस क्यूबिकल में बैठा था उसी की टेबल के ड्रॉर से आधी निकली हुई एक डायरी पे मेरी नज़र पड़ी। मैंने उस डायरी को निकाला तो उस पर लिखा था डॉक्टर शिवम शर्मा। मैंने डायरी को खोला और उसको पढ़ने लगा और उसकी हर लाइन पढ़ने के साथ ही मेरे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ते ही जा रहे थे। उसमें लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब मैं जिंदा नहीं हूँ और शायद अब दूसरा नंबर तुम्हारा है। मैंने इस मनहूस और भूतिया हॉस्पिटल में लगभग 6 महीने काम किया और मेरी हर रात किसी एक बुरे सपने से कम नहीं थी। हर रात उस लड़की अंजलि का दिखना, मुझसे उसका मदद मांगना, फिर रात 3 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में भीड़ का होना और साथ ही अचानक से यहाँ बाकी डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्सेस और मरीजों का जमावड़ा लगना, ये सब मेरे दिमाग को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ये जानते होगे कि इस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं और अगर तुमने इन रूल्स को नहीं फॉलो किया तो डॉक्टर बत्रा का कहर तुम पे बरपेगा जो तुम नहीं चाहोगे। फिर भी अगर जिंदा रहना है तो इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करना। बिना हेड नर्स पद्मिनी और डॉक्टर बत्रा की परमिशन से किसी भी पेशेंट को ट्रीट ना करना। अगर तुमको एक 25-26 साल की उम्र की लड़की अंजलि शर्मा दिखे तो उसकी मदद नहीं करना। उसको देखते ही अनदेखा करके तुम अपने केबिन, क्यूबिकल या वॉशरूम में चुपचाप चले आना। फिर 15 मिनट के इंतज़ार के बाद ही बाहर आना। रात 3 बजे जब हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ जाए तो जब तक नर्स पद्मिनी और डॉक्टर बत्रा तुमसे खुद आके मदद करने को ना कहें तब तक उनकी मदद करने की सोचना भी नहीं। चाहे कोई भी पेशेंट कितना भी घायल हो या मरने की कगार पे ही क्यों ना हो, तुम किसी से भी अपनी नज़रें नहीं मिलाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 6 बजे के पहले इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने की सोचना भी नहीं। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे कभी नहीं जाना। इसके पहले मैं अपना ये खत, अपनी ये बात पूरी करूं, तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी होना चाहिए कि आज से 40 साल पहले ये हॉस्पिटल एक मेंटल असाइलम हुआ करता था और यहाँ के कुछ सीनियर्स डॉक्टर पेशेंट्स को ठीक करने के लिए काली शक्तियों का सहारा लेते थे। डॉक्टर बत्रा, हाँ, डॉक्टर बत्रा उन्हीं डॉक्टरों में से एक हैं और वो पहले तो आर्मी में थे, लेकिन उनको उनकी हरकतों की वजह से आर्मी से निकाल दिया गया था और वो तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, तुम्हारा डर, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे परिवार के बारे में भी। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो जिंदा रहोगे और अगर नहीं तो इस जीवन की दूसरी तरफ मुझसे मुलाकात होगी। रिगार्ड्स, डॉक्टर शिवम शर्मा। ये पढ़ने के बाद डर के मारे मेरे हाथ से डायरी छूट के जमीन पे जा गिरी।
मैं कुछ देर तक बस सामने दीवार पे लगे एक कोट को ही देखता रहा जिस पे लिखा था कीप क्वाइट। कि तभी मेरे सामने कोई गुजरा। उसको देख मैंने आवाज लगाई, कौन है, कौन है वहां? फिर लिफ्ट के फ्लोर पे आने की आवाज आई। मैंने उस तरफ देखा तो अंजलि लिफ्ट के सामने खड़ी मुड़ के मुझे ही देख रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंजलि मुझे देख अपने पास बुलाने का इशारा कर लिफ्ट के अंदर चली गई। मैं जब तक उसके पास पहुंचता लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। लिफ्ट के डोर के ऊपर एलईडी पैनल पे नजर डाली तो लिफ्ट 4th फ्लोर का साइन दिखा रही थी। मैंने फौरन लिफ्ट का बटन दबाना शुरू कर दिया और जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आई मैं सीधा उसके अंदर चला गया और 4th फ्लोर का बटन दबा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं डॉक्टर बत्रा और डॉक्टर शिवम के बताए हुए रूल को भूल ही गया कि हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे कभी नहीं जाना। लिफ्ट सीधा 4th फ्लोर पे जाके रुकी और जब उसका दरवाज़ा खुला तो वहाँ हर तरफ लाइट चल रही थी। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने बाहर से देखा था तो 4th फ्लोर की सारी लाइटें ऑफ थी। मैं ये देख के हैरान हो गया। लिफ्ट से बाहर आके देखा तो उस फ्लोर पे पेशेंट्स के साथ कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस भी थे। फ्लोर की दाईं ओर के कमरे के बाहर मुझे फिर से अंजलि दिखाई दी। वो अपने हाथों से इशारा करके मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं फौरन उस रूम के अंदर चला गया और रूम के अंदर जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे पलट के मैंने खुद को अंधेरे में डूबे हुए उस रूम में पाया। जो रूम अभी तक ट्यूबलाइट की रोशनी से जगमगा रहा था वही रूम इस समय अंधेरे में डूबा हुआ था। ये देख मेरी सांसें थम सी गई और अचानक से अंजलि का खून सा सना भयानक चेहरा मेरे चेहरे के ठीक सामने आ गया। मैं डर के मारे जोर से चिल्लाया और रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर की ओर भागा। बाहर आया तो मेरे सामने एक डॉक्टर हाथों में सर्जिकल नाइफ लिए खड़ा था। मैंने लिफ्ट की तरफ वापस भागने की सोची लेकिन वो डॉक्टर उसी साइड पे खड़ा था। इतनी देर में वो डॉक्टर अजीब सी आवाज़ में चिल्लाया और मुझे मारने के लिए मेरी तरफ भागा। मैं अपनी जान बचाने के लिए फ्लोर की दूसरी तरफ सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे जैसे मैं आगे भाग रहा था वैसे ही मेरे पीछे फ्लोर्स की लाइट एक एक करके ऑफ होती जा रही थी। मैं किसी तरह सीढ़ियों के एग्जिट गेट पे पहुंचा और जैसे ही उसको धक्का देके बाहर आया तो मेरे पीछे पड़ा वो डॉक्टर वहीं रुक गया। उसकी वो भयानक चीख और लाल आंखें, सच कहूं तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं किसी तरह सीढ़ियों से होता हुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। जब मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो वहां का नज़ारा देख के मैं दंग रह गया। वहां ऐसा माहौल था जैसे कि कोई बड़ी आपदा आ गई हो। कई सारे नर्सेस और डॉक्टर्स इधर से उधर जा रहे थे और कई सारे पेशेंट्स कॉरिडोर के साइड में जख्मी हालत में खड़े थे और कुछ वहीं जमीन पे बैठे करहा रहे थे। अचानक से मुझे कुछ याद आया और मैंने अपनी रिस्ट वॉच पे जब नज़र डाली तो रात के 3:10 हो रहे थे। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मैं धीरे धीरे कॉरिडोर से होते हुए अपने क्यूबिकल की तरफ जाने लगा। जनरल वार्ड में पेशेंट्स की भीड़ लगी हुई थी लेकिन मैं सब कुछ अनदेखा कर बस आगे बढ़ता गया कि तभी मुझे डॉक्टर बत्रा की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर प्रशांत, कम विथ मी, आई नीड योर हेल्प। मैंने पीछे पलट के देखा तो डॉक्टर बत्रा ओटी रूम की तरफ जा रहे थे। मैंने भी उनके साथ जाना ठीक समझा। ओटी रूम बिल्कुल खाली था और डॉक्टर बत्रा ऑपरेटिंग बेड के बगल में खड़े थे। अचानक से किसी ने मुझे पीछे से एक जोर से धक्का मारा और मैं मुंह के बल गिर गया। मैं जब तक कुछ समझ पाता कि जिसने मुझ पे पीछे से धक्का दिया था उसने अपनी पूरी बॉडी के वेट से मुझे जमीन पर ही दबा दिया। वो कोई और नहीं, नर्स पद्मिनी थी। इतनी ही देर में डॉक्टर बत्रा ने मेरे बाएं हाथ को कस के पकड़ लिया और मुझे देखते हुए वो बोले, आई वॉन्ट यू डॉक्टर नॉट टू ब्रेक एनी रूल्स, एल्स यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो अब सजा भुगतो डॉक्टर। और ये कहते ही डॉक्टर बत्रा ने अपने दाएं हाथ में पकड़े सर्जिकल ब्लेड से मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली को एक झटके में किसी कसाई की तरह काट के अलग कर दिया। डर से मेरी चीख निकल गई।
मुझे दर्द से तड़पता हुआ डॉक्टर बत्रा और नर्स पद्मिनी ओटी रूम से बाहर चले गए। शायद ज्यादा खून बह जाने के कारण और इतना बड़ा सदमा झेलने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो ओटी रूम में मैं अंधेरे में पड़ा हुआ था। मैं किसी तरह ओटी से बाहर आया। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को पकड़े रिसेप्शन की ओर गया। नर्स पद्मिनी रिसेप्शन डेस्क पे बैठी मुझे देख मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपकी शिफ्ट तो 2 घंटे पहले ही ओवर हो गई थी, आपको घर नहीं जाना? रात में जो भी मेरे साथ हुआ मैं उसकी वजह से पहले ही डरा और सहमा हुआ था। मैंने धीरे से नर्स पद्मिनी को गुड मॉर्निंग बोला और चुपचाप हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ जाने लगा कि तभी नर्स पद्मिनी की पीछे से आवाज आई, नेक्स्ट टाइम डॉक्टर वो रूल्स नहीं ब्रेक करना, अगर किया तो आपको पता है ना कि क्या होगा। मैंने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर आ गया। घर जाने से पहले मैंने एक दूसरे हॉस्पिटल जाके अपनी कटी हुई उंगली की ड्रेसिंग करवाई और घर आके बिना अपनी माँ या वाइफ से बात किए सो गया। जब शाम को माँ ने मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए उठाया तो मैं घबरा के उठ बैठा। मैं जानता था कि अगर मैं आज डॉक्टर बत्रा के हॉस्पिटल नहीं गया तो मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने करीब 1 हफ्ते तक डॉक्टर बत्रा के हॉस्पिटल में ड्यूटी की और साथ ही बिना किसी को बताए अपनी वाइफ और माँ के साथ वापस कानपुर आने का इंतज़ाम कर लिया। 8वें दिन मैंने अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म की और मेरे कहे अनुसार मेरी माँ और वाइफ दीपा दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गए। मैंने हॉस्पिटल के बाहर से एक ऑटो अपने घर के लिए पकड़ा। घर की सीढ़ियाँ चढ़ी और सीढ़ियों पे ही मेरी माँ के द्वारा पहले से ही रखे हुए मफलर और पुराने कोट को पहन मैं फौरन अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गया, आसपास ये देखते हुए कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। मैं एक ऑटो से पहले तो दिल्ली के हडसन लाइन्स के जीटीबी मेट्रो स्टेशन पे गया और फिर वहाँ से मेट्रो की येलो लाइन से सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली से कानपुर के उस ट्रेन के सफ़र में मैं बस हर किसी को शक की नज़र से ही देखता आया कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। आज इतने सालों के बाद मैं ये कहानी अपने दोस्तों और अब आप सबके सामने लेके आया हूँ। एक जानकार से पता चला कि 2 साल पहले डॉक्टर बत्रा के हॉस्पिटल में आग लग गई थी। आज उस हॉस्पिटल को गिरा के उसकी जगह रेसिडेंशियल अपार्टमेंट खड़ा है। सुनने में यह भी आया था कि हॉस्पिटल की आग में डॉक्टर बत्रा और पद्मिनी जल के मर गए थे। मैं बस यही कामना करता हूं कि जिस खौफनाक मंजर से मैं गुजरा था उससे कोई भी ना गुजरे। तो ये थी हमारी कहानी दिल्लीज हॉन्टेड हॉस्पिटल का दूसरा और लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आपको हमारी कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल एड्रेस पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।